जरूरी नहीं कि आपके सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, आप इसे सच करके दिखा सकते हैं। यदि आप निरंतर अभ्यास और कोशिश करते रहें तो आखिरकार आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर इसमें कुछ साल लगते हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि यह प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं लेकर आया हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से संबंधित 15 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और यह इस टॉपिक से संबंधित भाग 1 है। इस सत्र को देखने के बाद आपको इस नीति से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी, इसलिए आप इस सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। आपको ध्यान दिला दूं कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अस्तित्व में आई थी। उसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 बनी, लेकिन वह लागू नहीं हो पाई। उसके उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 अस्तित्व में आई, जिस पर हम इस सत्र में डिस्कस कर रहे हैं। इस सत्र में हम कुल 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। आप सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, 1983 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे ... नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। 1983 में इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का सर्वेक्षण कराया यानी सर्वे करवाया और उसे अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। तो उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, यह हमें यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिचय, शिक्षा की वर्तमान चुनौती, शिक्षा नीति की वर्तमान चुनौतियां, या शिक्षा और शिक्षक संबंधी वर्तमान चुनौतियां। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिचय। तो 1983 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिचय नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे जान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए अतिरिक्त जानकारी। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की वर्ष 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। जो प्रकाशन भारत सरकार ने अगस्त 1983 में किया, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिचय नाम से, इसमें भारतीय शिक्षा की वर्ष 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया था। ठीक है, यानी लगभग 30 सालों में, 33 साल आप मान सकते हैं, 1951 से 1983 तक, तो 30 से 33 सालों तक भारत में शिक्षा की यात्रा कैसी रही, उसका सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियां, उसकी असफलताएं, उसका यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन इसमें किया गया था। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुंचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू की गई। सभी प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केंद्र सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की
और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित कर दिया गया। तो जो भी सुझाव जनता से, सभी प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, उसे केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करके संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया और संसद में पास कराने के बाद मई 1986 में इसे अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया और इसे जाना गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब की गई थी, यानी यह अंतिम रूप से कब घोषित हुई थी। यहाँ पर हमें पूछा गया है मार्च 1986, अप्रैल 1986, मई 1986 या अगस्त 1986। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि आप जानते हैं, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मई 1986 में यह घोषित हुई थी। जब संसद में इसे पास किया गया, उसके बाद मई 1986 में इसे अंतिम रूप से घोषित कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सी भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें नीति के साथ यानी पॉलिसी के साथ उसके क्रियान्वयन की वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, उसकी पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है, साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो NEP 1986 भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वह कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने भागों में विभाजित है, 9, 10, 11 या 12। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 भागों में डिवाइड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का डॉक्यूमेंट या कहें दस्तावेज, जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप यहाँ पर इन्हें समझ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के 12 भाग मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। पहला भाग इसमें भूमिका है यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा। पांचवा है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। इसके अतिरिक्त शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, तो ये 5वां स्तर था। इसके अतिरिक्त तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, यह इसका 6ठा भाग था। इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। 9वां भाग था शिक्षक। 10वां था शिक्षा का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके अतिरिक्त संसाधन तथा समीक्षा और 12वां भाग था फ्यूचर यानी भविष्य। तो ये 12 भाग थे 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके दस्तावेज के। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है, यह निम्न में से किसमें उल्लिखित है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है आयोग की भर्तियों में। तो शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है, यह किसमें कहा गया है। तो शिक्षा को किसमें एक निवेश बताया गया है। राधा कृष्णन आयोग
जो कि 1948 से 1949 में बना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग कहते हैं 1964-66 में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को एक उत्तम निवेश बताया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए, साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। तो ऐसा प्रावधान कौन सी शिक्षा नीति या शिक्षा आयोग, शिक्षा समिति में किया गया था? प्रश्न को समझ लीजिए कि किसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए, साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना यानी 10+2+3 लागू होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये प्रावधान किया गया था कि पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए, साथ ही एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो, इसको सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें यह कहा गया था कि जो 10+2+3 संरचना पूरे देश में लागू की जाएगी, इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या यानी कोर करिकुलम तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। तो इस शब्द पर भी आप ध्यान में रखिए कि 1986 की शिक्षा नीति में राष्ट्रीय मूल्यों यानी नेशनल वैल्यूज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को भी महत्व दिया गया था। तो जो 10+2+3 का कॉन्सेप्ट इसमें अपनाने की बात कही गई थी, लागू करने की बात कही गई थी, इसमें जो प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा थी, इसमें एक ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या यानी कोर करिकुलम तैयार होना चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके। अगला प्रश्न आप इसमें देख लीजिए, निम्न में से किसमें यह स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से किसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होते रहना चाहिए। न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब है कि एक निश्चित क्राइटेरिया होना चाहिए जितना बच्चे को सीखना ही है, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर में। शिक्षा के प्रत्येक स्तर का मतलब है जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर, फिर प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, फिर माध्यमिक स्तर, फिर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। तो प्रत्येक स्तर की शिक्षा का एक न्यूनतम अधिगम स्तर होना चाहिए कि एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि इतना बच्चे को सीखना ही है इस स्तर को कंप्लीट करने तक। ऐसा प्रावधान किसमें था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। यदि कभी प्रश्न आता है न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का, तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें था, समानता के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात कही गई है। समानता के लिए शिक्षा की बात किसमें कही गई है, यह यहाँ पर पूछा गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं 1952-53 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में या उपरोक्त सभी में? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, समानता के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वह 1986 की शिक्षा नीति में था, जिस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ये आप देख लीजिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज था वह 12 भागों में विभक्त था। उसका जो चौथा भाग था वह था समानता के लिए शिक्षा। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि समानता के लिए शिक्षा होनी चाहिए, और इसका मकसद क्या था? शिक्षा के क्षेत्र की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं, विषमताएं हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। जब हम इन लोगों के लिए, इन कैटेगरी के लोगों के लिए प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी शिक्षा में समानता आ सकती है। ऐसा प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कई बार प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए गए थे, या शिक्षा के क्षेत्र की विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया गया था? उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न का निर्माण किसी भी तरीके से किया जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे। अगला प्रश्न इसमें है, निम्न में से किसमें पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है? ध्यान दीजिए प्रश्न की भाषा पर। तो इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें पूर्व प्राथमिक स्तर पर, यानी प्री प्राइमरी स्तर पर शिशुओं के पोषण, ठीक है, शिशुओं की देखभाल, उनके पोषण, और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है? पूर्व प्राथमिक स्तर का मतलब है जैसे नर्सरी होता है, LKG, UKG, इसे हम क्या मानेंगे? पूर्व प्राथमिक स्तर, जिसे आंगनबाड़ी भी कहते हैं। और प्राथमिक स्तर हम किसे कहेंगे? क्लास 1 to क्लास 5। तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, उनकी देखभाल, और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल किसमें दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। 1986 की शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया था। इसको मैं और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के 12 भाग थे, इसका जो 5वां भाग था, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत था। वह पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पोषण और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए रुचिपूर्ण क्रियाकलाप, तो शिशु की देखभाल, उनका पोषण और शिक्षा। तो ये 5वां जो भाग था, इसमें इस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए गए थे, इस प्रकार की बातें इसमें समाहित की गई थी। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों, यानी पेस सिटिंग स्कूल्स की स्थापना पर बल दिया गया है? तो इनमें से किसमें माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर कहाँ से होता है? मेनली आप मान सकते हैं 9 to 12 या 6 to 12 भी आप कह सकते हैं। तो 6 से 8 तो उच्च प्राथमिक हो गया, तो आप 6 से 12 भी माध्यमिक मान सकते हैं, या 9 से 12 मान सकते हैं। तो निम्न में से किसमें माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों अर्थात पेस सिटिंग स्कूल्स की स्थापना पर बल दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 या उपरोक्त से भी। राधाकृष्णन आयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो उच्च शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो ये तो केवल हायर एजुकेशन से संबंधित आयोग था, यहाँ पर माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया था। गति निर्धारक मतलब जिनकी गति काफ़ी अच्छी हो, पेस सिटिंग स्कूल जहाँ पर बच्चे अच्छी गति से अच्छी तरीके से सीख सकें, उनका लर्निंग आउटकम अच्छा हो। ये भी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है उसके भाग 5 में समाहित किया गया था। उसी प्रकार एक प्रश्न ये था उसी भाग में, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसमें उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना पर बल दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनमें से किसमें उच्च स्तर पर यानी हायर एजुकेशन में खुले विश्वविद्यालयों यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना पर बल दिया गया है। खुले विश्वविद्यालय मतलब जिन्हें हम कई जगह मुक्त विश्वविद्यालय पढ़ते हैं या अंग्रेजी में हम उसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जैसे NIOS है या इसके अतिरिक्त इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी है। इस प्रकार से कई मुक्त विश्वविद्यालय या कहें खुले विश्वविद्यालय या कहें ओपन यूनिवर्सिटीज, जिसे हम डिस्टेंस मोड एजुकेशन भी कहते हैं, का प्रावधान किया गया है। खासकर आप इग्नू इसका बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों या मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया था। या कई बार ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन विश्वविद्यालय, खुले विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय लिखा रहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसका उल्लेख भी उसके दस्तावेज के भाग 5 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निम्न में से किसमें यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा नीति या शिक्षा आयोग था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी? अर्थात डिग्री को हम केवल रोजगार का साधन ना माने, यानी डिग्री को केवल हम नौकरी ना समझें। चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से विलग या कहें अलग करने की शुरुआत की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। इसका मकसद ये था कि जो हमारी डिग्रियां हैं या हमारे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है, उनका मकसद केवल रोजगार प्राप्त करना ना हो, बल्कि वैल्यू एजुकेशन हो उसमें, यानी शिक्षा में मूल्य हो और नैतिकता हो। तो चुने हुए क्षेत्र में रोजगार को उपाधि से अलग करने की शुरुआत करने का प्रावधान किस शिक्षा नीति में था? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि रोजगार को उपाधि से अलग करने की शुरुआत का प्रावधान किस में किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, इसमें निम्न में से किसमें प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है? तो इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा नीति या शिक्षा आयोग था जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बल दिया गया था, यानी प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जिसका केवल एक ही केंद्र ना हो। जैसे ये एक सर्कल है तो इसका एक केंद्र है, ये इसे कहेंगे केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है जिसके अलग अलग केंद्र हों, डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रकार से अलग अलग केंद्र जिसके हो सकते हैं, जिससे विकेंद्रीकृत लोकतंत्र हमारे देश में है, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, फिर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो शासन का विकेंद्रीकरण। उसी प्रकार से शिक्षा के प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल किसमें दिया गया था? इसका भी सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो शिक्षा के प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और इसमें प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर होना चाहिए भारतीय शिक्षा सेवा। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए? भारतीय शिक्षा सेवा। राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल पर होना चाहिए प्रांतीय शिक्षा सेवा, और जिला स्तर पर होना चाहिए जिला शिक्षा परिषद। ऐसा प्रावधान किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इसी को कहा गया था प्रशासन का विकेंद्रीकरण, यानी शिक्षा में प्रशासन का विकेंद्रीकरण। ऐसा अक्सर अभी भी होता है। जैसा आप जानते हैं ब्लॉक स्तर पर 2 अधिकारी होते हैं, जिसे उप शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा होता है।
फिर उन दोनों से ऊपर एक होता है मुख्य शिक्षा अधिकारी, फिर मंडल स्तर पर अपर निदेशक होते हैं यानी एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा वो भी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। फिर उससे ऊपर होते हैं शिक्षा निदेशक, महानिदेशक, शिक्षा सचिव। तो ये शिक्षा में प्रशासन का विकेंद्रीकरण है, ये आप समझ लीजिएगा। तो ऐसा प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर भारत शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन, जिसे शॉर्ट में POA कहते हैं, नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना प्रकाशित की गई या किया गया, प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे दस्तावेज होगा। मार्च 1986, अप्रैल 1986, मई 1986 या नवंबर 1986। प्रश्न का सही उत्तर होगा नवंबर 1986। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इस समय भारत देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना नवंबर 1986 में प्रकाशित की गई थी, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, मई 1986 में घोषणा की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्रकाशित की गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में अक्टूबर में। फिर 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने भागों में विभाजित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो कार्य योजना है यानी प्लान ऑफ एक्शन है, जिसे शॉर्ट में POA कहते हैं, यह कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 6, 12, 18 या 24? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है। यहाँ से आगे हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको 24 पार्ट्स भी बताऊंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना के कौन से 24 भाग हैं। जैसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के 12 भाग यहाँ पर डिस्कस किए थे, उसी प्रकार से हम अगले पार्ट्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना से संबंधित 24 भाग पर डिस्कस करेंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 12 भाग थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज से संबंधित। तो मुझे लगता है ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों को अवश्य ही वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि लोग तैयारी करें और अपने मुकाम को हासिल करने में सफल हो सकें। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।